आज हम लोग मानव भूगोल के विश्व जनसंख्या का जो चैप्टर है उसमें वृद्धि सेक्शन का ये अंतिम वीडियो होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का भी ये अंतिम वीडियो होगा। हम लोग आज जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों पर अगर बात करें, इसके पूर्व में हम लोग वृद्धि से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों को समझ चुके हैं और अगर आज हम इसकी प्रवृत्तियों को समझना चाहें तो जब हम जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां कहते हैं, इसका सीधा अर्थ ये है कि जनसंख्या में वृद्धि प्रारंभिक समय से अभी तक विश्व में किस प्रकार हुई है, किस समय इसकी गति कैसी रही है, किन कारणों ने जनसंख्या की वृद्धि को तीव्र बनाया, इन चीजों पर हम गौर करते हैं। यदि आप अपने किताब को देखें तो उसमें आपको यह ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। इस ग्राफ से ही हम लोग अगर इस प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करें तो सिंपली हम देख सकते हैं कि जो जनसंख्या लगभग आज से 12,000 ईस्वी पूर्व अगर 0.25 अरब के आसपास थी, वो जनसंख्या वर्तमान में जहां आपको 2000 ईस्वी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जनसंख्या 6 अरब के आसपास पहुंच गई। अप्रैल 2019 के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या है वह 7.7 अरब के आसपास है। आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, निचली लाइन जो है वो आपको समय को डिनोट कर रही है और जो यहाँ पे आपको ये खड़ी लाइन दिखाई दे रही है, ये आपको जनसंख्या में किस प्रकार से वृद्धि हुई है ये आपको सूचित कर रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ कारकों को देख सकते हैं कि किस समय में किस प्रकार की परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई जिससे जनसंख्या के वृद्धि में उसे लाभ मिला या जनसंख्या की वृद्धि होती चली गई। आप देख सकते हैं 12,000 ईस्वी पूर्व का जो समय है, जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे या जो 11th क्लास में हिस्ट्री पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि ये वही समय है जब मेसोपोटामिया आदि की सभ्यता का शुरुआत हो रहा था और इस समय पहली बार मानव ने कृषि का विकास यानी कृषि का कार्य करना सीखा और धीरे धीरे कृषि का विकास होता चला गया। वहां से जनसंख्या में वृद्धि हमें दिखाई देती है क्योंकि कृषि के विकास के साथ साथ हमें ये पता है कि मानव ने अस्थायी तौर पर रहना सीख लिया था और यहाँ से हम जनसंख्या में वृद्धि को समझने का अगर प्रयास करें तो ईसा के जन्म तक आते आते सिर्फ 0.25 अरब के आसपास अगर जनसंख्या थी और वही जनसंख्या 1600 ईस्वी तक आते आते 0.5 अरब के आसपास हो गई। इस तरीके से और भी अगर हम कई चीजों को देखें, आपको पूर्व में ही जब हम लोग जनसंख्या चैप्टर को शुरू कर रहे थे उस समय हम लोगों ने एक मुद्दे पर ध्यान दिया था कि आधुनिक युग के आगमन ने कहीं ना कहीं एक प्रौद्योगिकी क्रांति जो लाई, इस प्रौद्योगिकी क्रांति के चलते यानी 1650 से अभी तक जो प्रौद्योगिकी में बहुत ही तीव्र गति से जो विकास हुआ है, इसने कहीं ना कहीं जनसंख्या की वृद्धि की गति को बढ़ाने का भी काम किया है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें जनसंख्या वृद्धि हुई? तो इसमें हम कह सकते हैं उपनिवेशवाद या बसाव का युग। अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ लोग भौगोलिक खोजे करते थे अन्य देश, वहां जाकर वह बसते थे, अपने लोगों को वहां पर बसाते थे। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में लोगों का बसाव शुरू होता है। साथ ही साथ इंग्लैंड से अगर हम देखें तो वहां पर एक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, धीरे धीरे जो यूरोप में फैलती है। इसका कहीं ना कहीं विश्व की जनसंख्या पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ा। परिवहन के साधनों ने इसने भी जनसंख्या की वृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब कोई देश दूसरे देश को उपनिवेश बनाता था, वहां आने जाने, वहां अपने लोगों को बसाने, उस समय जनसंख्या की जरूरत थी, ज्यादा लोगों का होना जरूरी था क्योंकि उस समय लोग गुलाम बनाए जाते थे। वहां पर जाकर जो उनके संसाधन थे उसका दोहन करना था। इस कारण उस समय देशों के लिए उनकी जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आपको पता है इसी कारण से भी मानव को भी संसाधन कहते हैं क्योंकि जो संसाधन होते थे उसका दोहन मानव ही कर सकता था। इस रूप में कई देश जब तकनीकी प्रगति कर रहे थे तो साथ ही साथ उनकी जनसंख्या में भी वृद्धि होती जा रही थी क्योंकि जनसंख्या होने पर ही वह उन संसाधनों का उपभोग कर सकते थे। इसी प्रकार सफाई और चिकित्सा 1900 ईस्वी तक आते आते हम देखते हैं कि सफाई या चिकित्सा, खासकर चिकित्सा, इसने कहीं ना कहीं जनसंख्या की वृद्धि को तीव्र कर दिया।
क्योंकि आप अगर इतिहास के कुछ पन्नों को देखें, अगर आपको इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो पूर्व में आज से 100 साल 150 साल पहले ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती थी कि अचानक कोई बड़ी महामारी आती है और वह गांव के गांव, शहर के शहर को समाप्त कर देती है। लोग काल के गाल में समा जाते थे। आज अभी वर्तमान में कोरोना का आप इफेक्ट देख सकते हैं, कई लोग मृत्यु के गाल में समा चुके हैं। इस प्रकार से उस समय भी कई ऐसी महामारियां आती थीं, परंतु उस समय चिकित्सा विज्ञान उतना डेवलप नहीं था जो उन महामारियों को कंट्रोल कर सके। लेकिन जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान ने तरक्की करना शुरू किया, दवाइयां बननी शुरू हुई, महामारियों की रोकथाम शुरू हुई, टीके बनने विकसित हुए, इस तरीके से देखते हैं कि जो मृत्यु दर था उसमें कमी आती चली गई और इस मृत्यु दर ने कहीं ना कहीं जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित किया। जैव प्रौद्योगिकी आजकल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैव प्रौद्योगिकी के चलते आप इसका दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया गया। एक तो जो पशुधन है या जो आपकी कृषि है, इन दोनों ही क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके बेहतर पशुपालन की तकनीक विकसित की गई, बेहतर कृषि प्रणाली विकसित की गई। जनसंख्या का पेट भरने के लिए कम क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में किस प्रकार से अनाज का उत्पादन हो, पशु ऐसे कैसे हों जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, ज्यादा दुधारू हो सकते हैं, उनसे ज्यादा मांस प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी ने कहीं ना कहीं जनसंख्या की गति को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, अपरोक्ष रूप से, क्योंकि कृषि और पशुपालन आदि ने कहीं ना कहीं मानव के जो मुख्य उनके जो नीड है, जिसे हम भोजन कहते हैं, उस एक चिंता को कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया। उसी प्रकार सूचना और कंप्यूटर, ये कुछ नई तकनीकें हैं जिसने आज के डेट में, अब सूचना और कंप्यूटर को अगर आप देखें तो आज के समय में सूचना और कंप्यूटर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर इसका इस्तेमाल न होता हो। तो कहीं ना कहीं इसने प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभाव दिया है। इसके कारण जैव प्रौद्योगिकी में विकास हुआ, इसके कारण चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ, इसके कारण परिवहन के क्षेत्र में विकास हुआ, इसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ। तो सूचना और कंप्यूटर का जो ज्ञान है, इसने कहीं ना कहीं विकास की गति को तीव्र किया और विकास की गति जब तीव्र हुई तो उससे जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये एक प्रवृत्ति है कि प्रारंभिक समय से, यानी जब से कृषि का विकास होता है और आज वर्तमान समय तक किस प्रकार हमारी जनसंख्या बढ़ती चली गई। इस चीज को और बेहतर तरीके से अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर हम इस सही तरीके से समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस लाइन को आप देखें, इसमें आपको ये दिखाया गया है कि किस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि का जो समय है, जनसंख्या किस प्रकार से दुगनी जब होती चली गई, एक एक अरब जब बढ़ता चला गया, उसमें कितना समय लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1830 में जहाँ जनसंख्या 1 अरब थी, 2011 के आसपास आपको ये 7 अरब के आसपास हो गई। और तो और आप इसमें देख सकते हैं कि 1 अरब से 2 अरब जनसंख्या होने में जहाँ 100 वर्ष लगे थे, वहाँ 2 से 3 अरब होने में, यानी 1 अरब और बढ़ने में मात्र 30 वर्ष लगे। और उसी प्रकार यह समय धीरे धीरे घटता चला गया है। ये भी अपने आप में एक प्रवृत्ति है कि जो दिखाती है कि जनसंख्या वृद्धि की गति किस प्रकार रही है। हम इस यहाँ पर कह सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि की जो गति है वह लगातार, जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, समय उसमें कम लगता जा रहा है। आप दूसरे पिक्चर में भी आप यहाँ देख सकते हैं, विश्व की जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि, अगर हम कहें 10,000 ईस्वी पूर्व में जो हमारी जनसंख्या थी मात्र 50 लाख थी, 1650 ईस्वी में ये 50 करोड़ हो गई, जिसे 50 लाख से 50 करोड़ यानी 49 करोड़ 50 लाख बढ़ने में जहाँ पे 1500 वर्ष लगते हैं, वहीं पर आगे 50 करोड़ से 100 करोड़ होने में मात्र 154 वर्ष लगते हैं। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं 100 से 200 करोड़ होने में मात्र 123 वर्ष, 200 से 400 करोड़ होने में मात्र 47 वर्ष। और एक उम्मीद, एक अनुमान है कि 2025 में जो विश्व की जनसंख्या होगी वो लगभग 800 करोड़ के आसपास होगी और यह डेवलप होने में, यानी 400 से 800 करोड़ होने में मात्र 51 वर्ष लगेंगे। एक 2 नंबर का सवाल आ सकता है जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं ध्यान देंगे कि जनसंख्या वृद्धि पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव होता है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार से मुख्य रूप से जनसंख्या को प्रभावित करती है। सबसे पहले तो कृषि का विकास करती है,
कृषि का विकास मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य की जो प्रारंभिक आवश्यकता है भोजन, वह कृषि से ही प्राप्त होता है। दूसरा, औद्योगिक उत्पादन, मनुष्य अपनी भोजन के अलावा अन्य आवश्यकताओं के लिए उद्योगों पर निर्भर होता है। इस तरीके से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने कृषि एवं उद्योगों को निश्चित रूप से प्रभावित किया है, उनमें विकास लाया है, उन्हें विकसित किया है, जिसका जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता चला गया। चिकित्सा सुविधा में सुधार, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया कि किस प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा सुविधा में सुधार किया, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आई। मृत्यु दर में अगर कमी आती है, निश्चित तौर पर जनसंख्या में वृद्धि होगी। ये आपका 1 नंबर का सवाल बन सकता है, ध्यान रखेंगे। मृत्यु दर में कमी होने का जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रभाव ये होता है कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है। इस चैप्टर का जनांकीय संक्रमण, जिसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जो छात्र इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खासकर जो लोग आगे ज्योग्राफी से बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो इनका मेंस में ज्योग्राफी विषय होगा, उनके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी के मेंस में जो ज्योग्राफी विषय है उसमें ये एक टॉपिक है जो आपको मेंस में इसके आंसर लिखने होंगे। तो आप यहाँ पर आज ही इसको फोकस्ड करें, या जो बच्चे अभी 12th में हैं और आगे बीपीएससी वगैरह देने की इच्छा रखते हैं और जो ज्योग्राफी से आगे पढ़ना चाहेंगे, उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जननांकीय संक्रमण ये है क्या? तो जननांकीय संक्रमण या जनसांख्यिक संक्रमण, ये दोनों नाम दिए जाते हैं। ये जनसंख्या से संबंधित एक सिद्धांत है। जनसंख्या से संबंधित कई सिद्धांत है, जिसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या जननांकीय संक्रमण है। अब यह जो सिद्धांत है ये किस पे आधारित है? तो यह सिद्धांत मुख्य रूप से जनसांख्यिक इतिहास के आंकड़ों और सांख्यिकी, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है, इन दोनों चीजों पर आधारित है। जनसांख्यिक इतिहास के आंकड़ों यानी पूर्व में किस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती है, किन क्षेत्रों में किस प्रकार से वृद्धि हुई है, इसका एक जो विश्लेषण है उस पर यह सिद्धांत आधारित है। सिद्धांत दिया किसने? तो यह सिद्धांत मूल रूप से W.S. थॉम्सन ने 1929 में दिया था, जिसे बाद में 1945 में संशोधित किया गया। किसके द्वारा? फ्रैंक W. नेटोस्टीन ने। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इन चीजों को संशोधित किसने किया और प्रस्तुत किसने किया, इसको बारीकी से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछता है हम बस ये देखते हैं, करे यार ये सिद्धांत किसने दिया, और हम उसमें कोई एक मार देते हैं, लेकिन आप इसमें ध्यान देंगे क्या पूछा जा रहा है, किसने प्रस्तुत किया या किसने संशोधित किया, कब प्रस्तुत किया, कब संशोधित किया। जननांकीय संक्रमण का मूल आधार यानी सिद्धांत का जो मूल आधार है वो जन्म दर का विश्लेषण, मृत्यु दर, इन दोनों में अंतर यानी जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण जो प्राकृतिक वृद्धि होती है उस पे ये सिद्धांत टिका हुआ है। प्राकृतिक वृद्धि, इसे हम पूर्व में ही डिस्कस कर चुके हैं पीछे एक वीडियो में। ये जो सिद्धांत है, इसकी जो परिकल्पना है, इसका जो हाइपोथेसिस है, वो जनांकीय परिवर्तनों को दर्शाती है। कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से जनांकीय यानी जनसंख्या में परिवर्तन होते गए हैं, उसको दर्शाने के लिए इस सिद्धांत का इस्तेमाल होता है। उसी तरह से इसका उपयोग जो है, इस सिद्धांत का जो उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन करने में, यानी वहां पे जनसंख्या किस प्रकार की है, कितने दिनों में ये कितना हो सकती है, जनसंख्या अभी किस अवधि में है, किस स्थिति में है, क्या जनसंख्या में तेज वृद्धि होगी या कम वृद्धि होगी, इस प्रकार की बातों को बताने के लिए सिद्धांत का इस्तेमाल होता है। उसी तरह भविष्य में जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए कि जनसंख्या किस प्रकार रहेगी, कम होगी, ज्यादा होगी, वृद्धि दर कम होगा या ज्यादा होगा, इस प्रकार के पूर्वानुमान के लिए भी इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि कोई समाज जब ग्रामीण, खेतीहर या अशिक्षित अवस्था से उन्नति कर जाता है, और उन्नति करके क्या बन जाएगा, यानी कोई समाज जो है, जैसे आप एक ग्रामीण समाज का उदाहरण लीजिए, ग्रामीण समाज किस प्रकार का होता है? वो खेतीहर होता है, यानी वहाँ का मुख्य पेशा कृषि होता है, मूल रूप से अशिक्षित होता है। आज वैसे शिक्षा का चलन बढ़ गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा शिक्षित लोग हैं, परंतु एक दौर था जब ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा काफी निम्न शिक्षा का स्तर हुआ करता था। तो जब ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके समाज कोई कैसा बनेगा, वह ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा,
यानी नगरीय औद्योगिक नगर की एक विशेषता है कि वो औद्योगिक क्षेत्र ही होते हैं। मुख्य रूप से पहले जो नगर होते थे वो औद्योगिक क्षेत्र होते थे, आज ऐसा नहीं है, आज कई तरह के नगर हैं। आगे हम लोग इसी किताब में मानव भूगोल में ही एक चैप्टर पूरा का पूरा इस पे है, नगरों के प्रकार के बारे में, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसी प्रकार जो समाज पहले अशिक्षित होता है वो बाद में साक्षर बन जाता है। जैसे आज के समाजों को आप देख रहे हैं, आज ग्रामीण समाज भी जो है वो काफी शिक्षित होते जा रहे हैं, बनता है। तो ये किसी प्रदेश की जनसंख्या जो होती है, यानी कोई समाज जब कन्वर्ट करता है ग्रामीण खेती अशिक्षित से नगरीय औद्योगिक और साक्षर बन जाता है, तो किसी प्रदेश की जो जनसंख्या होती है उसमें उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तन होता है। यानी ये सिद्धांत कहता है कि जैसे ही लोग विकास करते हैं तो उस विकास के साथ साथ जो उनमें प्रजननशीलता जो ज्यादा होती है उस समाज की, यानी जन्म देने की, बच्चों को जन्म देने की जो प्रवृत्ति ज्यादा होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, यानी उच्च जन्म दर निम्न जन्म में बदल जाता है। उसी प्रकार जब समाज कोई खेतीहर ग्रामीण या अशिक्षित होता है, जाहिर सी बात है वह समाज अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता है, अविकसित समाज होता है। इस कारण वहां पर अभी चिकित्सा वगैरह का ज्यादा चलन नहीं हो पाता है, जिस कारण वहां पर मृत्यु दर भी उच्च होती है। परंतु जैसे ही वह समाज साक्षर बन जाता है, औद्योगिक बन जाता है, तो वह समाज निम्न मृत्यु दर यानी उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाता है। और इन परिवर्तनों को, ये जो परिवर्तन होते हैं उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु, उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में, इसे हम सामूहिक रूप से जनांकिकीय चक्र के रूप में जानते हैं। अब जनांकीय संक्रमण को अगर देखें तो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है यह मुख्य रूप से, इसमें 3 अवस्थाएं आती हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन 3 अवस्थाओं में असल में जब आप मानव भूगोल के कॉम्पिटिटिव लेवल की किताबों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 3 अवस्थाएं और 5 चरण दिखाई देंगे। हम लोग चूंकि एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, हम यहाँ पर 3 अवस्थाओं को समझेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप बेहतर किताब को पढ़ेंगे आपको वहाँ पर दिखा आएगा और वो आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये उच्च उतार चढ़ाव 3 अवस्थाएं किस प्रकार से आती हैं, और तो और यहाँ पर इस ग्राफ को समझते हुए आप यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे, जैसे अवस्था 1 में कौन से क्षेत्र हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश, वर्षा वनों के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वो अभी अवस्था 1 में है। ये अवस्था 1 क्या होता है अभी हम लोग इसी वीडियो में आगे समझेंगे। उसी प्रकार अवस्था 2 में कौन कौन से क्षेत्र हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेरू, श्रीलंका, केन्या, ये देश हैं। और अवस्था 3 इसमें हम देखते हैं, ये इसमें आपको कनाडा, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि काफी विकसित क्षेत्र है, विकसित देश हैं, यहाँ पर हम अवस्था 3 पाते हैं। सीधा सा अर्थ ये है कि जनांकीय संक्रमण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो पहली अवस्था में जहाँ पर हम देखते हैं कि जन्म दर भी उच्च होता है और मृत्यु दर भी उच्च होता है। द्वितीय अवस्था में जन्म दर ये विस्तृत होता चला जाता है और तृतीय अवस्था में जन्म दर में भी कमी आती है, मृत्यु दर में भी कमी आती है। तो ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आप इसे बुक में भी देख सकते हैं, इस तस्वीर को। उसी तरीके से अगर हम करें तो प्रथम अवस्था किस प्रकार की होती है, आप यहाँ पर इसकी विशेषताओं को समझ सकते हैं। जनांकीय संक्रमण की जो 3 अवस्थाएं हैं उसकी प्रत्येक अवस्था में क्या विशेषता होती है जनसंख्या की, आप यहाँ से समझ सकते हैं। प्रथम अवस्था में हम देखते हैं कि उच्च प्रजननशीलता यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यता यानी उच्च मृत्यु दर दोनों ही पाई जाती है। इसमें जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, क्योंकि यदि उच्च प्रजननशीलता होती है तो मृत्यु दर भी उच्च होता है। इसलिए जो टोटल होता है उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो बहुत ही धीमी होती है। इसमें जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जीवन प्रत्याशा ये एक टर्म है आपको जनसंख्या से संबंधित। जीवन प्रत्याशा कहने का मतलब किसी देश में लोगों की जो औसत आयु है वो कितनी है। जैसे भारत में 65 वर्ष के आसपास लोगों की औसत आयु है, जीवन है, यानी 65 वर्ष तक लोग जीते हैं, तो ये जीवन प्रत्याशा है। जिन जो क्षेत्र अभी प्रथम अवस्था में है वहां पर जीवन प्रत्याशा भी हमें निम्न दिखाई देती है। उसी प्रकार इन क्षेत्रों की विशेषता ये अशिक्षित क्षेत्र होता है और तो और यहाँ पे प्रौद्योगिकी भी निम्न स्थिति में होती है। ये जो अवस्था है मुख्य रूप से आज से 200 वर्ष पूर्व लगभग प्रत्येक देश जो थे वहां पर यही अवस्था पाई जाती थी, यानी वो जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में थे। आप ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप चीजों को समझिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए।
200 वर्ष पूर्व कहने का अर्थ ये है कि चाहे वो कोई भी देश हो, आज संयुक्त राज्य अमेरिका हो या कोई भी देश हो, वो उतने ज्यादा शिक्षित भी नहीं थे और ना ही उस समय प्रौद्योगिकी भी बहुत ज्यादा विकसित थी। तो 200 वर्ष पूर्व जो भी देश थे वो जनसांख्यिक संक्रमण की प्रथम अवस्था में थे। उसी तरह से अगर हम की बात करें तो यहाँ पर प्रजननशीलता ऊंची रहती है, यानी अभी भी जो जन्म दर है वो ऊंचा पाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये एक फेज है, एक लंबा फेज होता है द्वितीय अवस्था। इस लंबे फेज में प्रारंभिक फेज यानी जो प्रारंभिक चरण होता है वहां पर प्रजननशीलता ऊंची तो रहती है, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे समय गुजरता जाता है हम प्रजननशीलता में कमी पाते हैं। इस अवस्था में यानी द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर में भी कमी आनी शुरू हो जाती है, जिसका कारण क्या होता है, वो स्वास्थ्य संबंधी जो सुधार होते हैं यानी चिकित्सा में जो सुधार होता जाता है उसके कारण हम देखते हैं कि वहां पर मृत्यु दर में कमी आती चली जाती है। यहाँ पर प्रजननशीलता उच्च होती है और जब मृत्यु दर कम हो जाती है तो इस कारण हम देखते हैं कि द्वितीय अवस्था में जनसांख्यिक संक्रमण सिद्धांत के हिसाब से उन क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। उसी प्रकार अगर हम तृतीय अवस्था की बात करें जो कि अंतिम अवस्था है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही हम कमी पाते हैं। इसके कारण चूंकि जन्म दर में भी कमी आ जाती है, मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है, तो जनसंख्या पर क्या प्रभाव होगा, तो जनसंख्या पर प्रभाव होगा या तो वह स्थिर हो जाएगी या तो उसके बढ़ने की गति जो है वो धीमी हो जाएगी। आप एक एक लाइन को जोड़ने का प्रयास करें, बातें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी, कंसेप्ट क्लियर होगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली जन्म दर मृत्यु दर दोनों में कमी होगा तो जनसंख्या या तो स्थिर होगी या तो उसके बढ़ने की जो गति होगी वो धीमी हो जाएगी। इस अवस्था की विशेषता ये होती है कि इस अवस्था में जनसंख्या का नगरीकरण हो गया होता है, यानी जनसंख्या जो है वो मुख्य रूप से नगरों में होती है, ग्रामीण इलाके जो होते हैं वो कम होते हैं। जनसंख्या इस अवस्था में शिक्षित भी हो जाती है और इस अवस्था में जनसंख्या का तकनीकी ज्ञान भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जनसंख्या अब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि वह स्वयं को नियोजित कर सके, यानी नियोजित कर सकने की कहने का अर्थ ये है कि जनसंख्या खुद को कंट्रोल कर सकती है। जो बेतरतीब तरीके से जनसंख्या बढ़ती जाती है वह कई ऐसे तरीकों को विकसित करती है जिससे जनसंख्या में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से जनसांख्यिक संक्रमण के 3 सिद्धांत हुए और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में 2 बातें जो आपके टॉपिक्स हैं वो मैंने नहीं आपको इसमें बताए हैं। पहला जो टॉपिक है इसमें नहीं बताने वाला वो है जनसंख्या बढ़ने के परिणाम क्या होते हैं, और दूसरा जो है जनसंख्या को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आप बचपन से इसे पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लासेज में भी आपने इसे पढ़ा होगा, तो आप इसे स्वयं ढूंढने का प्रयास करें, मुझे भी बताएं, जो कमेंट्स में भी बताएं, जो नहीं ढूंढ पाएंगे उन्हें भी इसका लाभ हो। तो ये दोनों बातें जनसंख्या के प्रभाव क्या होते हैं बढ़ने के और जनसंख्या को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप आसानी से जानते हैं, समझते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो इस रूप में आज ये आपका चैप्टर समाप्त होता है।